दोस्तों मेरा नाम निशान है। मैं जिला सोलन के राम शहर का रहने वाला हूँ। दोस्तों आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों दरअसल ये बात साल 2010 की है। एक दिन मेरे साथ वाले गांव में किसी की शादी थी जिसमें हम गांव के सभी लड़के गए हुए थे। उस वक्त हमारे साथ गांव के एक चाचा जी भी थे। शादी में पहुंचकर हम सभी ने शगुन लगाया और इसके बाद खाना खाकर घर की ओर आने लगे। हमें ऐसा जाता देख चाचा जी हमसे कहने लगे कि अरे अभी तो आए हैं, थोड़ा देर रुक कर चलते हैं। इसके बाद चाचा जी तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बैठ गए। लेकिन दोस्तों जो हमारे साथ बाकी लड़के गए थे वो कहने लगे कि जंगल का रास्ता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंचे तो घर में बहुत डांट पड़ेगी। ये बात जब मैंने चाचा जी तक पहुंचाई कि उनसे कहो कि उन्हें जाना है तो जाए, पर तुम मेरे साथ ही घर जाओगे। दोस्तों इसके बाद सब लोग अपने घर के लिए निकल गए। शराब पीने के बाद चाचा जी अपने दोस्तों के साथ डीजे पर नाचने लगे। उन दिनों सर्दियों का समय था और रात भी काफी हो गई थी। मैंने सोचा ठंड में ठिठुरने से तो अच्छा है कि मैं अपने घर को चला जाऊं। इसीलिए मैं बिना चाचा जी को बताए वहां से चुपचाप निकल पड़ा। रात का सन्नाटा और सुनसान रास्ता पूरे माहौल को बहुत ही खतरनाक बना रहा था। सच कहूं तो थोड़ा बहुत डर तो मुझे लग रहा था, पर मैं करता भी तो क्या, मैं चुपचाप चलता रहा। चलते चलते मैं एक शमशान के पास से गुजरा कि तभी थोड़ी दूर चलकर मुझे याद आया कि 2 दिन पहले ही यहाँ एक बूढ़े आदमी को जलाया था। बस यही सोचकर मैं तेज कदमों के साथ वहां से चलने लगा। दोस्तों मैं कुछ ही कदम आगे गया था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दी हो। मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में डंडा लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर मैं चुपचाप वहीं पर रुक गया। उस बूढ़े आदमी ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि बेटा मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मेरे घर वाले मुझे इस जगह पर अकेला छोड़ चले गए हैं। मैंने तुरंत उस आदमी से पूछा कि आपको कहां पर छोड़कर गए हैं। इस पर उसने जवाब दिया कि बेटा मुझे वो शमशान में छोड़कर गए थे। दोस्तों पहले तो मुझे उस आदमी की बात बड़ी अटपटी लगी, इसीलिए मैंने अपने टॉर्च की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर लगाई। यकीन मानो जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरा शरीर तो जैसे जम गया था। दरअसल उसकी वजह यह थी कि वो बूढ़ा आदमी वही था जिसे 2 दिन पहले ही यहाँ जलाया गया था। बस इसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, क्योंकि इसके बाद मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। दोस्तों जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर अपने बेड पर लेटा हुआ था। मेरे घर वाले मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे। उस वक्त हम सबके बीच दरगाह के एक बाबा जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे उठते ही कुछ मंत्र पढ़कर मुझ पर पानी के छींटे मारे। वैसे दोस्तों मुझे मेरे चाचा जी बेहोशी की हालत में घर लाए थे, पर जब मैं पूरी तरह से होश में आ गया तो दरगाह वाले बाबा जी ने कहा कि बेटा वो आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है, मगर कल रात तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हारी रक्षा की है। मेरी बात मानो तो तकरीबन 1 हफ्ते तक घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना, और तो और आगे से रात के समय कभी भी ऐसे सुनसान रास्तों पर अकेले बिल्कुल मत जाना। दोस्तों बाबा ने बस इतना ही कहा था। वैसे मैंने उनकी सारी बातें मानी, पर एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि दोस्तों रात में बाहर जाना तो दूर की बात है, अब तो मुझे 12 बजे के बाद खुद के घर में वॉशरूम जाने से भी डर लगता है। वैसे उस दिन के बाद से अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी निशान की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूं। वैसे ये बात पिछले साल 2021 की है, जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। यूं तो वहां आसपास कई सारे घर थे, साथ ही कॉलोनी भी अच्छी थी। वैसे हमारा घर दिखने में काफी अच्छा था। कोई भी उसे पहली बार देखे तो उसे वो घर तुरंत ही पसंद आ जाए। लेकिन दोस्तों इंसान कभी ये सोच नहीं सकता कि इतने सुंदर दिखने वाले घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती होगी। वैसे हमारा फ्लैट 2 BHK था, और जब हम उस घर को देखने के लिए गए, सच कहूं तो तभी मेरे सर में काफी तेज दर्द होना शुरू हो गया था।
पता नहीं क्यों पर एक अजीब सी घुटन और बेचैनी सी हो रही थी। वैसे उस वक्त हम शाम को घर देखने गए थे और अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए हमने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया। खैर, अगले दिन 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था और ठीक हम भी उसी दिन उस नए घर में शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, बस फिर क्या था, पहली रात से ही डर का कारवां शुरू हो गया। एक तो उस रात लाइट नहीं थी, बीच बीच में मच्छर भी काट रहे थे। हाँ, पर एक बात थी, वहां रहने के बाद से ही मेरे सर में दर्द सा रहने लगा। आपको बता दूं कि मेरी पूरी फैमिली में मेरी एक बेटी है और एक बेटा। हम तीनों को तो ऐसा लगता था कि जैसे हम पर किसी की नजर है, कोई हमें लगातार पूरे दिन देख रहा है। कई रातें तो हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे सिरहाने पर कोई बैठा है जो कि लगातार मुझे घूर रहा है। कभी कभी दरवाजे का अपने आप खुल जाना और फिर जोर से दरवाजे को बंद करने पर भी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसका दोबारा खुल जाना। ऐसे ही एक दिन की बात है, सुबह के 6 बजे मेरी बेटी, जिसका नाम विशिष्टा है, वो ऐसे डरी हुई थी क्योंकि उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने छत तक पहुंचने वाला एक लाल रंग के कपड़े पहने हुए एक शैतान को देखा था, जो कि अपना मुंह छुपाकर तेज भागते हुए विशिष्टा की तरफ आया। उस वक्त मेरी बेटी को ऐसा लगा कि शायद उसके पापा उसके पास आ रहे हैं, पर जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। इसी तरह एक बार मेरा बेटा मयंक, वो टीवी में कुछ प्रोग्राम देख रहा था। उसको भी ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे काले रंग के एक बच्चे की परछाई दिखाई दे रही थी। साथियों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे दुर्गा अष्टमी का दिन आया। वैसे उस दिन से मेरी तबीयत खराब सी चल रही थी, क्योंकि जब मैं सोई तो मुझे दोपहर के समय ही स्लीप पैरालिसिस हुआ। मैं वाकई बहुत डर गई थी। फिर जब मैं उसी रात सोई हुई थी तो ठीक रात के 2 बजे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बुला रहा है। मैंने सामने देखा तो सामने लगे आईने में मैंने खुद को खड़ा हुआ पाया। पर दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने बेड पर सो रही थी। मैंने डरते हुए उस तरफ देखा। मैंने देखा कि मेरी आंखें मुझे काली दिखाई दे रही थी और मैं अपने आप को गुस्से में आईने के पास बुला रही थी। दोस्तों, अपने आप को ऐसा देखकर किसके होश नहीं उड़ेंगे? मेरे तो पूरे उड़ चुके थे। इसके बाद मैं चीखती चिल्लाती बाहर की ओर भागी। मैंने उसी रात फैसला किया कि यहाँ रहना ही नहीं है। घर में हमेशा बुरा माहौल रहता है, हम सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और तो और ताजा बना खाना जल्दी खराब हो जाता है। अब तो पूजा पाठ से भी मेरा मन उठ चुका है। हमें वहां पर एक के बाद एक भयानक डरावने सपने आते रहते थे। मैं अक्सर सपने में उस शैतान को देख सकती थी। यकीन मानिए, सपने में डरते भागते समय जो भी घर का सामान गिरा हुआ होता था वो जागने के बाद भी वैसे ही बिखरा हुआ होता था। इसके बाद हमने इधर उधर पूछताछ की तो पता चला कि वहां उस फ्लैट में घर की लड़ाई में पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को जान से मार दिया था और उसने खुद को भी फांसी से लटकाकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि तब से उस घर में कोई भी नहीं आया था। काफी समय से वो घर खाली पड़ा हुआ था। और तो और दोस्तों, उस घर की एक सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि वहां धूप की एक भी किरण नहीं आती थी। पूरे दिन उस घर में हमेशा अंधेरा रहता था। इसके बाद तो हनुमान जी और माता रानी की कृपा से हमने वो घर छोड़ दिया। वैसे अब मैं जहां हूं, मैं बिल्कुल सुकून से हूं। मैं तो ऊपर वाले का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करती हूं। वैसे हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, वरना सोचकर भी डर लगता है कि होने को तो हमारे साथ न जाने क्या क्या हो सकता था। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी प्रियंका की हिला देने वाली कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। बाकी इसी तरह कहानियों में बने रहे। आइए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जैक है। मैं ग्वालियर के तारागंज का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे नाना जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरे नाना जी का नाम रामदयाल है और ये बात आज से 50 साल पहले की है, जब मेरे नाना जी गौशाला में सारी गायों की देखभाल का काम किया करते थे। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब मेरे पर नाना जी रात में अपने घर में सो रहे थे
तो उसी बीच उनको रात के 3 बजे दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत ही बाहर की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि एक आदमी हाथ में डंडा पकड़े कुछ गाय को अपने साथ लेकर आया था। नाना को देखते ही उसने कहा कि चलो गौशाला। वैसे वो आदमी मेरे नाना जी के साथ काम किया करता था। उस आदमी का नाम सूरज था। मेरे नाना जी रोज सुबह के समय 4 बजे गौशाला जाया करते थे, लेकिन वो आदमी तो 3 बजे ही आ गया था। पर मेरे नाना जी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज जल्दी चले जाता हूँ। इसके बाद नाना जी उस आदमी के साथ चले गए। नाना जी को सिगरेट पीने का बहुत शौक था, इसीलिए वो रास्ते में सिगरेट पीने लगे। दूसरी तरफ सूरज नाना जी से आगे आगे चल रहा था, इसीलिए नाना जी ने उससे कहा कि अरे आगे आगे क्यों चल रहे हो, थोड़ा रुककर सिगरेट तो पी लो, फिर चलते हैं। मगर नाना जी के हिसाब से वो उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। नाना जी जितना उसके पास जा रहे थे वो मेरे नाना जी से उतने ही दूर होते जा रहा था। खैर थोड़ी देर बाद सिगरेट भी खत्म हो गई। सिगरेट के खत्म होते ही वो आदमी पीछे की ओर पलटा। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका चेहरा देखकर मेरे नाना जी बहुत डर गए थे। उसका चेहरा खून से लथपथ था। नाना जी ने तुरंत अपनी सिगरेट जलाई, जिसके बाद ठीक वो आदमी उनसे दूर खड़ा होकर हंस रहा था। ये देखकर नाना जी के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा था। इसी बीच हंसते हुए वो आदमी और उसकी गाय बगल के तालाब, जिसका नाम करम सागर है, उसमें जाकर कूद गए। ये सब कुछ उस वक्त मेरे नाना जी की आंखों के सामने हो रहा था। इसके बाद तो नाना जी ने अपनी पूरी जान लगा दी और वहां से भाग गए। वो भागकर काली माता के मंदिर में पहुंचे। वो जैसे ही वहां पहुंचे कि तुरंत ही गिरकर बेहोश हो गए। इसी बीच वहां के लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने नाना जी को घर पर छोड़ दिया, और ठीक जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को अपने घर पर पाया। वो सोचने लगे कि मैं तो भागते हुए एक मंदिर में गया था, तो फिर अपने घर कैसे पहुंचा। तभी उनके पास खड़े लोगों ने बताया कि आप मंदिर में बेहोश थे, तो हम ही लोग आपको उठाकर वहां से घर लाए। दोस्तों इसके बाद नाना जी ठीक थे, पर यही किस्सा उनके साथ 1-2 बार और हुआ, पर वो कभी गौशाला में नहीं जाते थे। साथ ही दोस्तों अब मेरे नाना जी इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत 2015 में हो चुकी है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी जैक के नाना जी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम तनिष है। दोस्तों ये बात काफी पुरानी है, जब मेरी माँ शामगढ़ में नानी जी के घर पर गई थी। मेरी नानी जी का घर बहुत बड़ा और उसमें बहुत सारे कमरे भी थे। इसी तरह एक दिन की बात है, मेरी माँ के साथ मेरी 2 मौसी और नानी जी रहती थी। उस वक्त रात के 12 बजे थे। उसी वक्त मेरी माँ ने कुछ भारी कदमों से किसी के चलने की आवाज सुनी। खैर उस दिन तो माँ ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही आवाज हर रोज माँ को सुनाई देती थी। ये आवाज सुनते सुनते उन्हें 4 दिन बीत गए, लेकिन धीरे धीरे हद ही हो गई थी। नानी जी के मेन गेट बंद थे, इसीलिए माँ ने अपनी बहन को उठाया और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें भी बाहर कुछ किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। माँ की बात सुनकर मौसी ने कहा कि हाँ मुझे भी वो आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे घर के बाहर घूम रहा हो। इसके बाद मौसी ने उस आवाज को ठीक से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि कोई जानबूझकर कदमों को बहुत तेज रख रहा हो। बस दोस्तों फिर क्या था, धीरे से मेरी माँ और मेरी मौसी ने दरवाजा खोलकर देखा। उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए हाथ में बंदूक लिए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन दोस्तों उसके शरीर से खून बह रहा था। वो नजारा देखकर मेरी माँ और मौसी डर की वजह से कांपने लगी। ये सब देखकर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। इसी बीच न जाने कुछ ऐसा हुआ कि जैसे वो आदमी बड़ी तेजी से भागकर कहीं गायब हो गया हो। दोस्तों आज मैं 21 साल का हूँ और मैं कभी नानी जी से मिलने जाता हूँ तो मैं हमेशा उनकी ऊपरी मंजिल पर रहता हूँ। सच कहूँ तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, 2-3 लोग और भी मेरे साथ हैं। अब दोस्तों ऐसा वहां पर क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सच कहूँ तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी तानिश की कहानी।
इनकी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर कनौजिया है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और ठीक मैं आज आपको 2 कहानियां बताना चाहता हूं, जिसमें से मेरी ये पहली कहानी है जो कि मेरी बुआ जी ने मुझे सुनाई थी। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात तकरीबन 19 साल पहले की है। तब मेरी बुआ जी का कॉलेज में फर्स्ट ईयर था। तब वो हमारे गांव से इंदौर जाती थी, जो कि हमारे गांव से काफी दूर था। इसीलिए मेरी बुआ जी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले अक्सर ये सोचा करती थी कि वो रोज कॉलेज कैसे जाएंगी। तब उन्होंने उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी को ये बात कही। बस फिर क्या था, दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने उनको स्कूटी दिला दी। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है। वो साल 2010 में गुजर गए हैं। वैसे आगे हुआ यूं कि मेरी बुआ जी इसके बाद से स्कूटी से जाने लगी। इसी तरह एक दिन वो जा रही थी तो वो जिस रास्ते से गुजर रही थी वो रास्ता सुनसान था। उस समय दिन के 12 बज रहे थे और ऐसा कहते हैं कि दिन के ठीक 12 बजे कहीं आना जाना नहीं चाहिए। 5 मिनट आगे या पीछे जाओ अगर जरूरी जाना है। इसी बीच उन्होंने उस रास्ते में एक डरावनी आवाज सुनी। जो शायद उस रास्ते में घूम रहे थे वो मेरी बुआ जी से टकरा गए थे। तब मेरी बुआ जी बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने अपनी स्कूटी का बैलेंस खो दिया और वो एक पेड़ से जा टकराई। उनको चोट लगी और खून बहने लगा। इसी बीच वो बेहोश भी हो गई। हालत इतनी खराब थी कि बुआ जी मरने के कगार पर आ गई थी। मगर साथ ही मेरे दादाजी की दूर दूर तक काफी जान पहचान थी। इसी बीच कुछ लड़के जो उस रास्ते से गुजर रहे थे वो ठीक मेरे दादाजी को अच्छे से जानते थे। उन्हें यह बात पता थी कि मेरे दादाजी की बेटी के पास स्कूटी है। इसीलिए उन्होंने वो स्कूटी पेड़ के पास गिरी हुई देखी तो वो तुरंत पहचान गए। उन्होंने कहा, अरे ये तो निहारिका की स्कूटी है। मेरी बुआ का नाम निहारिका है। तब जाकर उन्होंने आसपास देखा तो मेरी बुआ जी एक किनारे पर बेहोश पड़ी थी। उन्होंने मेरी बुआ जी को वहां से उठाया और जल्द ही एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। सच कहूं तो उन लोगों ने मेरी बुआ जी को सही समय पर एडमिट कर दिया था, जिस वजह से उनकी जान बच गई। साथ ही घर वाले भी खुश हो गए कि बुआ जी ठीक है। पर दोस्तों, उस वक्त चोटें ज्यादा लगने से उन्हें कई जगह टांके लगे थे, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही दोस्तों, ठीक होने के बाद उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो कुछ नहीं, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा हो। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपको अपनी दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि मेरी माँ के साथ घटी है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरा भाई ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था। तब मेरी माँ की सौतेली बहन के पति यानी मेरी माँ के जीजा जी एक दिन नाना जी के साथ हमारे घर पर आए हुए थे। घर आने के बाद वो रात में ही वापस जाने की जिद कर रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनका घर इंदौर में था, पर माँ के काफी रोकने के बावजूद भी वो नहीं माने। वो जिद करके हमारे घर से चले गए। फिर जब वो जा रहे थे तो उनके हाथ में एक बंदूक थी। वो ठीक जाने से पहले मुझे अपने पास मिलने के लिए बुला रहे थे, मगर मैं उनके हाथ में बंदूक देखकर उनके पास जाने से डर रहा था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त मैं भी छोटा ही था। इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, जब वो चले गए तब मेरी माँ भी खाना खाने के लिए चली गई और जैसे ही वो खाना खाने लगी तो उन्हें सब्जी का स्वाद कड़वा सा लगा। पर दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उनसे पहले हम सब घर वालों ने मजे से वो सब्जी खाई थी। हम में से किसी को भी वो कड़वी नहीं लगी थी। दूसरी तरफ मेरे नाना जी और माँ के जीजा जी को अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था, तो ठीक उन्होंने मेरे नाना जी से कहा कि आप यहीं पर उतर जाइए, मैं बाइक में पेट्रोल भरवा कर लाता हूँ। इसके बाद नाना जी बाइक से उतर गए और जब जीजा जी बाइक में पेट्रोल भरवाने लगे, उसी बीच उनका बहुत बेरहमी से एक्सीडेंट हो गया। किसी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था। उनकी मौकाए वारदात पे ही मौत हो चुकी थी। इसकी ठीक अगली सुबह ये खबर मेरी माँ को पता चली तो वो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगी। धीरे धीरे ये खबर उनके घर वालों तक भी पहुंच गई। खैर, इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद एक रात मेरी माँ सो रही थी, तब वो उनके कमरे में आए। उन्होंने कमरे की खिड़की से मेरी माँ को आवाज लगाई और कहा, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। उस समय मेरी माँ जिस पलंग पर सोई हुई थी
वो काफी जोरों से हिलने लगा। उस पलंग पर मेरा छोटा भाई और मेरी माँ ही सोई हुई थी और मैं ठीक अपनी दादी के पास सोया हुआ था। उस वक्त मेरे पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। दोस्तों यकीन कीजिएगा, थोड़ी देर बाद वो पलंग हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मेरी माँ की नींद खुल गई और वो काफी बुरी तरह से डर गई। इसके बाद पलंग अपनी जगह पर वापस आ चुका था। फिर मेरी माँ पलंग से उठी और अंदर कमरे में आने वाले दरवाजे की तरफ देखा। उन्हें उस दरवाजे के पास एक मोटे सांड पर सवार एक इंसान दिखाई दिया। माँ को लगा कि ये यमराज जी हैं, पर दोस्तों वो जो कोई भी था वो देखते ही देखते अचानक से गायब हो गया। दोस्तों इसके बाद मेरी माँ रात भर नहीं सोई। इसकी ठीक अगली सुबह जब मेरे पिताजी आए तब माँ ने उनको ये सारी बातें बताई। माँ की बातें सुनने के बाद पिताजी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो तुम्हारे जीजा जी थे तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे, वो तो काफी अच्छे इंसान थे। पर माँ ने कहा कि नहीं, जो मैंने आपको अब तक बताया सब कुछ वैसा ही हुआ था। वैसे दोस्तों इसके बाद और तो कुछ नहीं हुआ, पर उस रात जो कुछ भी हुआ वो बड़ा ही दिल दहला देने वाला था। आइए दोस्तों चलते अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम राज है। मैं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं। आज की ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची और खौफनाक घटना है। दोस्तों ये बात आज से 13 साल पहले की है, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। अक्टूबर का महीना था। उन दिनों शाम को 6 से 7 बजे तक हमारा ट्यूशन हुआ करता था। हम 4 या 5 क्लास के दोस्त थे जो कि साथ में ट्यूशन जाया करते थे। और उसी महीने में वहीं पास में हमारे स्कूल के ग्राउंड में शरदोत्सव का मेला लगता था, जो कि बहुत ही सुंदर होता था। इसी तरह एक दिन हम सभी ने प्लान बनाया कि चलो आज ट्यूशन के बाद हम सभी मेले में जाएंगे। दोस्तों हमें नहीं मालूम था कि उस खौफनाक रात का सिलसिला शुरू हो चुका था, पर हम लोग इस बात से बेखबर थे। ट्यूशन के बाद हम लोग मेले में चले गए और वहां घूमने फिरने लगे। साथ ही खूब मजे कर रहे थे, लेकिन घूमते हुए और बातों ही बातों में हमें काफी ज्यादा देर हो गई। यहाँ तक कि जब हमने अपने फोन में समय देखा तो रात के 10:30 बज चुके थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हो कि पहाड़ों में रात बहुत जल्दी हो जाती है। वहाँ के लोग जल्दी खाकर सो जाया करते हैं। इस समय तो मानो यहाँ आधी रात मानी जाती है। पर इसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो यार घर चलते हैं, बहुत ज्यादा देर हो गई। सबने कहा ठीक है चलते हैं। समय ऐसा हो चुका था कि वहां रात को घर के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिलती। फिर हमने आपस में ही कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जाते हैं। हम सब शॉर्टकट वाली रोड से होते हुए घर की तरफ जाने लगे। उस समय रोड पर एक बहुत ही पुराना लड़कियों का इंटर कॉलेज था, जो कि शायद 1876 में बना था, जहां आज भी बच्चे पढ़ते हैं। उस कॉलेज के पीछे एक कब्रिस्तान भी है और कुछ स्कूल के आसपास रहने वालों का कहना है कि स्कूल में रात को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। हम लोग बातें करते हुए उस रास्ते से ही जा रहे थे कि थोड़ा आगे जाकर हमें 1-2 लड़के और मिल गए जो कि हमारी ही जान पहचान के थे। उन्होंने हमसे कुछ देर बातें की। इसी बीच मेरे साथ वाले दोस्त मुझसे कुछ दूर थोड़ा आगे निकल गए, जिसका मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ दूर जाकर मैंने देखा कि स्कूल के गेट के थोड़ी दूरी पर एक अजीब सा सफेद रंग के कपड़ों में एक साया खड़ा था। उसको देखते ही मानो मेरा पूरा शरीर वहीं जम सा गया था। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कि वो साया मुझे ही देख रहा है। इसके बाद मैंने भागने की कोशिश की, मगर मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैं अपने दोस्तों को आवाज देना चाहता था, मगर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इसके बाद मैंने अपने इष्ट देवता का नाम लिया और ऐसा करते ही एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई चीज ने मुझे पकड़ा हुआ था और एकदम ही छोड़ दिया हो। फिर मैंने देखा कि वो साया अजीब आवाज में कुछ बोल रहा था। उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, पर मैं पूरी जान लगाकर वहां से लगातार भागा। भागते भागते मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। पहुंचते ही मैंने उनसे कहा कि तुम सभी लोग यहाँ से भागो, वरना हम में से आज कोई भी नहीं बचेगा। हमारे पीछे भूत है। मेरी ये बात सुनते ही सभी ने भागना शुरू कर दिया। और तो और वो तब तक भागते रहे जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई
और तो और अगले दिन मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। दोस्तों फिर मैंने ये पूरी बात अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद वो मुझे एक ऐसे इंसान के पास लेकर गए जिनके ऊपर देवता प्रकट होते हैं। मुझे देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसने जिसे देखा था वो एक प्रेत था। वो इसे अपनी ओर खींचना चाह रहा था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी है कि इष्ट देवता ने इसे कुछ नहीं होने दिया। दोस्तों इसके बाद उन्होंने मुझे विभूति मंत्र करके दिया, जिसको लगाने के बाद मैं एकदम से ठीक हो गया। पर दोस्तों जब भी मैं उस रास्ते को देखता हूं तो बेहद डर जाता हूं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी इनकी लाजवाब कहानी। दोस्तों इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए बस आप इन कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो ये जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतज़ार करता हूँ। बाकी नई कहानी का इंतज़ार करें, तब तक बस आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्द ही मिलूँगा। बाय बाय।